नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है 16 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जो कि महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाओं पर आधारित है। उन सभी विषयों पर हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको जाननी चाहिए, उन सभी पर करंट अफेयर्स के विषयों की हम लोग बातचीत आपसे करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम तो खुद दीप बने झिलमिल तेरे चरणों में जलते हैं, तेरी रहमत के ध्रुव तारे बन पुष्प हृदय में खिलते हैं। सुख की खुशबू सृष्टि में है, क्या अंधकार हम भूल गए, ये दीप ओज ये दीप शिखा सब तेरी कृपा से जलते हैं। हे माँ सरस्वती, तेरी कृपा के बिना कुछ भी इस संसार में संभव नहीं है। तो हम पर भी ऐसी कृपा करे कि हम अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश का जो मार्ग है वो प्रशस्त करें और आने वाला समय हमारा सुनहरा हो। चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर पहले मैं आपसे विचार विमर्श कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर। सबसे पहले पॉइंट है हमारा बॉक्सिंग से रिलेटेड है। वर्ल्ड चैंपियंस टीम के बाद अब एशियाड की टीम में भी लवलीना बोरगोहे जो है वो आपको पता होगा, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर ये चर्चा में आई थी। और लवलीना बोरगोहे जो है, इन्होंने पहले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम में हिस्सा बनाया और अब एशियन जो गेम्स है उसकी टीम में भी जगह अपनी बना ली है। तो आपको ध्यान रखना है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, आने वाली परीक्षाओं में इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था बॉक्सिंग में, लवलीना बोरगोहे इनका नाम है। वर्ल्ड एशियन टीम में भी और अब एशियाड जो खेल हैं उनमें भी ये हिस्सा लेने वाली है। इधर खबर है सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम आपके सामने है। सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में आपके सामने है पहले एंडरसन, इंग्लैंड सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले एक्टिव खिलाड़ी ब्रॉन्ड। और फिर भारत के अश्विनी जो हैं, इनका नाम अभी आया वर्तमान में। तो अश्विनी भारत के 442 विकेट जो हैं वो ले चुके हैं। इससे पहले बुमराह ने, आपको पता होगा, बुमराह ने 300 विकेट अभी क्या कर लिया, हासिल कर लिया। और ऐसा करने वाले बुमराह 12वें भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है जरा देखिएगा। यहाँ है एशियन जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, भारत की गर्ल्स टीम ने पहली बार गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। भारत की किसी भी हैंडबॉल टीम ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में, जिसकी कप्तान जो है वो प्रियंका ठाकुर है। भारतीय टीम की कप्तान प्रियंका ठाकुर है। देश के हैंडबॉल के इतिहास में किसी भी भारतीय हैंडबॉल की टीम में एशियन चैंपियनशिप में पदक नहीं जीता था। सोमवार को भारतीय जूनियर बालिका हैंडबॉल टीम ने अलमाटी, जो कि कजाकिस्तान में जो खेली गई, उसमें इतिहास रचते हुए 16वीं जूनियर एशियन वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो कहाँ आयोजित हुई है ये अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित हुई और एशियन चैंपियनशिप में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। और अब किसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर लिया। गेम कौन सा है, हैंडबॉल है। तो ये खबर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने एक महत्वपूर्ण खबर है। द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है जो इन राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है। कश्मीर की जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार की जो फिल्म है वो बनाई गई। कश्मीर की वर्तमान स्थिति जो है उसको ध्यान में रखते हुए, जो प्राचीन घटनाएं हुई, वहाँ के जो पंडित है, कश्मीरी पंडित, उन पर हुए आक्रमण को वास्तविक रूप में दिखाने वाली ये फिल्म लगातार जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा ने, इसके अलावा कर्नाटक ने, इसके अलावा गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, गोवा ने और त्रिपुरा ने, इन राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दी। और बाकी राज्यों में भी मांग जो है वो लगातार उठाई जा रही है कि इसे टैक्स फ्री किया जाए। अनुपम खेर जैसे कलाकार इस फिल्म में जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो टेस्ट क्रिकेट से है। टीम इंडिया ने जो है वो श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर ये जो 2-0 से सीरीज जो है वो अपने नाम कर दिया। टेस्ट टीम के कप्तान जो है रोहित शर्मा आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर क्या है, सेना ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाए 2 बंगले न्यारे। यानी पहला ऐसा 3D आधारित जो मकान है वो 2018 में फ्रांस में बनाया गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने अब इसका निर्माण किया है। भारतीय वायुसेना ने गांधीनगर जो गुजरात का है वहाँ पर इस प्रकार का कारनामा किया है। सेना के इंजीनियरों ने गुजरात के गांधीनगर में 4 हफ्ते में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से 2 मकान तैयार जो हैं वो कर दिए हैं। तो हमें ये बात जो है वो क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगली खबर हमारे सामने और क्या है, 12 से 14 साल के बच्चों को आज से मिलेगी
सुरक्षा कवच, यानी 12 से 14 साल की उम्र के उन बच्चों को वैक्सीन लगेगी जिनका जन्म 2008, 2009, 2010 में हुआ है। यानी 11 साल 11 माह के बच्चों को टीका नहीं लगेगा। 12 प्लस के जो बच्चे हैं उनको आज से टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में 45 लाख बच्चों को नई वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों, सबसे गंभीर बीमारी से पीड़ितों को 12 प्लस वर्ग में सबसे पहले गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को टीकाकरण जो है वो इसमें किया जाएगा। चलिए, आज से ये अभियान शुरू होने जा रहा है। ये भी खबर इसी से रिलेटेड है। यहाँ लिखा है कोरोना हारेगा, अब 60 प्लस के सभी लोग ले सकेंगे प्रिकॉशन डोज और 12 से 14 साल के बच्चों को आज से मिलेगी सुरक्षा कवच। यानी कल का न्यूज़पेपर है तो आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं, चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्या है। चंद्रयान 2 ने पहली बार डाली चंद्रमा के बाह्य मंडल में ऑर्गन 40 गैस पर रोशनी। यानी पहली बार ऐसा किया गया है जब चंद्रयान द्वारा भेजा गया हमारा जो ऑर्बिटर है, उस ऑर्बिटर ने हमारे सामने इस प्रकार के ऑर्गन 40 गैस के वितरण पर रोशनी डालकर हमें इस प्रकार की जानकारी जो है वो मुहैया करवाई है। ये सब मिशन जो है वो किसके तहत, इसरो द्वारा ये किए जा रहे हैं। इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो आपको पता है सोमनाथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने। चंद्रशेखरन बने एयर इंडिया के चेयरमैन। यानी टाटा सन्स का फैसला जो है वो क्या है, चंद्रशेखरन जो है इनको क्या बनाया गया, अभी हाल ही में चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप ने, नटराजन चंद्रशेखरन इनका नाम है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किया। टाटा सन्स ने एक बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन की नियुक्ति की पुष्टि की है। वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन 100 से अधिक टाटा ऑपरेटिंग कंपनियों के क्या हैं, प्रमोटर हैं। तो टाटा जो है इसी की एयर इंडिया बन चुकी है क्योंकि वापस इन्होंने अपना अधिग्रहण कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा नाम याद कर लीजिएगा, नटराजन चंद्रशेखरन जो है वो एयर इंडिया जो है उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। श्रेयस अय्यर व एमिलिया ने जीता अवार्ड। कौन सा अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। मिताली राज और दीप्ति शर्मा इसमें चूकी। यानी पुरुष का तो किसे मिला है, श्रेयस अय्यर को। याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। श्रेयस अय्यर और भारतीय हैं और एमिलिया केयर जो है वो न्यूजीलैंड की है। तो इन्होंने मंथ का, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोनों ने, पुरुष और महिला का, अलग अलग जीता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे पहले सवाल पर, और आज का पहला सवाल हमारे सामने क्या है जरा मित्रों देखिएगा और उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल है बिम्स्टेक से रिलेटेड है, और बिम्स्टेक आप सभी जानते हैं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है, जिसके कुल टोटल मिलाकर के 7 जो हैं वो सदस्य देश हैं। कितने, 7 सदस्य देश हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इन 7 में से आपको ये ध्यान रखना है कि 7 में से कौन कौन से ऐसे हैं, 7 में से 2 तरीके के सदस्य इसमें शामिल हैं। 2 तरीके के सदस्य इसमें क्या हैं, शामिल है। 7 में से इसमें से 5 सदस्य ऐसे हैं, 5 सदस्य ऐसे हैं जो दक्षिणी एशिया से हैं, और बाकी बच गए 2 सदस्य ऐसे हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशिया से। दक्षिणी एशिया में आने वालों में बांग्लादेश है, इसके बाद भूटान है, इसके बाद भारत है, नेपाल है और श्रीलंका है। इधर वालों में 2 ही है, एक म्यांमार है और एक क्या है, थाईलैंड है। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है बिम्स्टेक 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करने जा रहा है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है। तो इसमें देखिए ये जो देश दे रखे हैं इनमें मालदीव तो ध्यान रखना इसका सदस्य ही नहीं है, पहली बात तो ये कट हो गई। अब भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में से श्रीलंका जो है इस 2022 का जो सम्मेलन है, इस 2022 के सम्मेलन की क्या करने वाला है, मेज़बानी करने वाला है। अब जरा बिम्स्टेक के बारे में देख लें, टोटल 7 सदस्य इसमें, ये याद करना पहली बात। दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ढाका जो है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ये जब बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बिम्स्टेक की बैठक हुई लंबे समय बाद, तो उस समय ये सवाल जो है वो परीक्षा में क्या किया गया था, पूछा गया था। तो ढाका इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अब जरा बात करते हैं आगे इसके बारे में और विस्तार से, और क्या खबर है जो हमारे लिए जानने लायक है। ज़रा देखो यहाँ पर, ये पूरी खबर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। इसका पूरा नाम जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। हिंदी में इसका नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में 5 दक्षिणी एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, ये सब हैं। यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये सारे जो सदस्य हैं वो इसी के हैं।
दक्षिणी एशियाई देशों में शामिल है, प्लस इसमें 2 म्यांमार और थाईलैंड जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थितियों को भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना है, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। चलिए और जरा देखते हैं इसके बारे में क्या है, बिम्स्टेक का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब बातें भी अभी कर लेते हैं। चलो यहाँ पर है, यह उप क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। आरंभ में इसके गठन 4 सदस्यों ने मिलकर किया था, जिसमें शामिल थे BISTEC यानी बांग्लादेश था, भारत था और श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। 1997 में म्यांमार इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया मेरे मित्रों। म्यांमार जो है वो इसमें क्या हो गया, शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक EC कर दिया गया। 2004 में नेपाल और भूटान इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपाल और भूटान जो है वो इसमें सदस्य कब बने, तो आपको ध्यान रखना है 2004 में इसके सदस्य बने थे। कौन, भूटान और नेपाल। चलिए आगे जरा देखिएगा और क्या है इसके बारे में और बात करते हैं। यहाँ बिम्स्टेक के सिद्धांत क्या क्या हैं, किन किन सिद्धांतों पर बिम्स्टेक जो है वो काम करता है, ये हम लोग जान लेते हैं। समान संप्रभुता होनी चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होना चाहिए और पारस्परिक लाभ भी सबको मिलना चाहिए। सदस्य देशों के मध्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ये इसकी मुख्य सिद्धांत है। आगे क्या है, इसके सिद्धांतों पर हमारी बात हो चुकी है। इसकी क्षमताएं क्या हैं, तो क्षमताएं ये है भैया, इसमें लगभग 1.5 अरब जनसंख्या जो है वो निवास करती है। वैश्विक आबादी का यानी विश्व की आबादी का 22% है और 2018 के आंकड़ों के आधार पर है 3.5 ट्रिलियन GDP जो है इन देशों की है, 6.5% विकास दर इनकी है और 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर कुल व्यापार यहाँ से होता है। सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए जरा आगे बात करते हैं और क्या भारत के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है ये संगठन, उसका भारत के लिए क्या महत्व है। तो भारत में नेबरहुड यानी पड़ोस पहले की नीति है, जो देश की सीमाओं के नज़दीक क्षेत्रों की प्रधानता देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है उसमें भी हमारा सहयोग करता है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जो हैं उनका आर्थिक विकास करने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार का सहयोग इसके माध्यम से मिल पाता है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में चीन जो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बना रहा है उसमें हमारी मदद हो सके और हम उसका मुकाबला कर सकें, इसके लिए ये किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन महत्वहीन हो जाने यानी सार्क का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा। इसके कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जोड़ने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर एक अलग मंच चाहिए था, जिसको बिम्स्टेक के रूप में हम लोग आज जान रहे हैं। तो संस्थागत इसमें तंत्र क्या होते हैं, बिम्स्टेक एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें एक मंत्री स्तरीय बैठक भी होती है, बिम्स्टेक देशों की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी होती है, बिम्स्टेक कार्यकारी समूह की बैठक भी होती है और व्यापार मंच और आर्थिक मंच भी इसमें। तो बिम्स्टेक सम्मेलन जो है ये देखिए अब होने वाला है कहाँ पर, श्रीलंका में। यह बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय तथा इससे सदस्य राष्ट्रों के राज्य सरकार के प्रमुख भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस बार जो है वो कहाँ होने जा रहा है, ये सब श्रीलंका में इसका आयोजन, श्रीलंका में इसका क्या होने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर हमारे लिए क्या है। महत्वपूर्ण संपर्क योजनाएं भी इनकी है। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना जो भारत और म्यांमार के बीच है। ऐसे ही त्रिपक्षीय राजमार्ग म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता भी है जो इन सब में हमारी मदद करता है। दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं और दूसरा सवाल हमारा क्या है, जरा मित्रों देखने की कोशिश करिएगा और इसको बताइएगा क्या हो सकता है हमारा इसका सही जवाब। यहाँ पर आपके सामने सवाल आया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम क्या रही है ये बताइए। उपभोक्ता जो है उस उपभोक्ता का अधिकार बना रहे, उपभोक्ता का अधिकार जो है वो बना रहे, उपभोक्ता ठगा नहीं जाए, ठीक है,
इसके लिए यह दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो 15 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ बताना है कि इस वर्ष 2022 की थीम क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल ट्रेड, फेयर डिजिटल इकोनॉमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस जो है वो इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 15 मार्च की डेट आपको याद करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है और क्या खबर है इसके बारे में महत्वपूर्ण, उन सभी पर बातचीत हम लोग करते हैं आपसे। तो यहाँ आपके सामने जो पॉइंट आया है वो देखिए मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो हमारे लिए अगला सवाल है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, विश्व शांति केंद्र आगामी 2 वर्ष में ये बनकर क्या होगा, तैयार होगा। तो कहाँ बनेगा ये वाला, तो गुरुग्राम हरियाणा में ये स्थापित होने होगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, या माउंट आबू राजस्थान में, या देहरादून उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ये पहला जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा मेरे दोस्तों। हरियाणा की राजधानी जो है वो क्या है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, जो कि किस की, पंजाब की और हरियाणा की क्या है, संयुक्त राजधानी है। यहाँ पंजाब तथा हरियाणा की क्या है, संयुक्त राजधानी है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में एक प्रसिद्ध पार्क है, आपको पता होगा, औरंगजेब के ज़माने के बना हुआ यहाँ का एक प्रसिद्ध पार्क जो वो बहुत प्रसिद्ध है। और चंडीगढ़ की जो स्थापना है या चंडीगढ़ की जो स्थिति है या निर्माण जो है वो जयपुर शहर की तर्ज पर किया गया है। किसकी तर्ज पर, जयपुर जो शहर है उस जयपुर शहर की तर्ज पर उसका क्या किया गया है, बसावट जो है वो उस शहर की तर्ज पर की गई है। देहरादून अभी आपको बताया था मैंने, उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर 4 धाम परियोजना है, उसकी तो AK सीकरी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अभी 4 धाम परियोजना जो उसके समन्वय कह दीजिए या उसके अध्यक्ष कह दीजिए, किसको बनाया गया, AK सीकरी को बनाया गया। AK सीकरी जो हैं इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए, AK सीकरी साहब को। प्लस यहाँ ध्यान रखना 4 धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपका यमुनोत्री और गंगोत्री क्या है, शामिल है। इन बातों को भी ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ माउंट आबू राजस्थान में है, जहाँ पर कभी ज़माने में राजस्थान का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और आज यहाँ ब्रह्म कुमारी सेंटर जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया भर में इसकी शाखाएं हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ज़रा देखिए मित्रों, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको थोड़ा दिखा देते हैं इस मैप के माध्यम से ही कि यहाँ पर हमारा हरियाणा की हमारी बात हुई है, तो बात भी हम किसके बारे में करेंगे, हरियाणा के बारे में ही करेंगे। तो हरियाणा के बारे में कहाँ कहाँ से हरियाणा की सीमा साझा होती है, उन सभी विषयों को देख लेते हैं एक बार फटाफट। ज़रा देखिएगा यहाँ पर, ये आपके सामने हरियाणा का मैप आ चुका है। एक तरफ हरियाणा की जो सीमा है वो किसके साथ साझा हो रही है, इधर हिमाचल प्रदेश के साथ, दूसरी ओर किसके साथ साझा हो रही है, पंजाब के साथ, इधर राजस्थान के साथ, ये इधर किसके साथ है, तो नई दिल्ली जो है उसके साथ भी सीधा साझा होती है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश UP से भी इसकी सीमा लगती है। तो किन किन क्षेत्रों के साथ इसकी सीमा लग रही है वो इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की राजस्थान के साथ, पहला नंबर राजस्थान के साथ, दूसरा नंबर पंजाब के साथ, तीसरा नंबर हिमाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद मेरे मित्रों यहाँ पर कल भी आप लोगों को बताया था कि देहरादून जो है यहाँ पर उत्तराखंड के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ लगती ही है, और दिल्ली के साथ भी इसकी सीमा लगती है। इन क्षेत्रों से लगती है, और इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, जो कि पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त राजधानी है। चलिए ज़रा आगे बात करते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। यहाँ पर मेरे मित्रों नेक्स्ट सवाल है, बाफ्टा अवार्ड के बारे में जो है वो देखिएगा। मैंने इम्पोर्टेंट जो है वही बातें इसमें शामिल किए, सारी बातों को मैंने शामिल नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला पॉइंट जो है वो ज़रा देखिएगा क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है जिसको यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो द पावर ऑफ द डॉग जो है वो फिल्म है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जेन कैंपियन को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है उसका पुरस्कार जो है वो किसको, बिल स्मिथ को दिया जा रहा है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है जोआन स्केनलन को दिया गया है। तो ये सभी कथन जो है वो आपके क्या हैं, सत्य, इनमें से कोई सा भी है सत्य नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, द पावर ऑफ द डॉग, क्योंकि द कश्मीर फिल्म है, ठीक है, द कश्मीर फाइल्स जो है ये फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। राजीव अग्निहोत्री जो हैं
कौन है? राजीव अग्निहोत्री, ये नाम याद कर लीजिएगा, राजीव अग्निहोत्री नाम ये इसके निदेशक हैं, अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले समय में इस पर सवाल आपसे पूछा जाएगा। इतनी ज़्यादा चर्चित फिल्म हो गई है तो इसका मतलब पक्का सवाल आएगा। राजीव अग्निहोत्री जो है वो इसके डायरेक्टर हैं। और हमें बात करनी है किसके बारे में? बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। दो सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो जेन कैम्पियन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो बिल स्मिथ, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआन स्कैनलन है। और परीक्षा की दृष्टि से 5 स्टार सवाल मैं बना दिया हूँ। द कश्मीर फाइल्स है, और राजीव अग्निहोत्री जो हैं इसके निदेशक हैं। डायरेक्टर का नाम आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। चलिए ज़रा अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है, ज़रा ये देखिएगा। द पावर ऑफ द डॉग आपके सामने है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और आपके जो डायरेक्टर हैं उन सब की फ़ोटो इसमें आपको दिख रही है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। आपको ये बताना है इस बार जो दिवस मनाया गया उसकी थीम इनमें से कौन सी है? तो मैथमेटिक्स यूनिट्स हैं, मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड है, मैथमेटिक्स फॉर यूथ है, इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना 2022 की जो थीम है वो तो ये वाली है। 2022 जो आया उस वर्ष की थीम कौन सी है? तो मैथमेटिक्स यूनिट्स इसकी थीम है। वर्ष 2021 की जो थीम है, वर्ष 2021 की जो थीम है मेरे मित्रों वो कौन सी है? वो आपकी मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड है। तो आपको 2022 की याद करनी है, यूनिट्स याद कर लिए, मैथमेटिक्स में यूनिट याद करनी पड़ती है। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब आता है? तो 14 मार्च को। और राष्ट्रीय कब आता है? तो 22 को आता है। 22 दिसंबर का दिन याद होगा आपको। 22 दिसंबर जो है इस दिन राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस मनाया जाता है, इसलिए कि रामानुजन जो है गणित के सबसे बड़े कलाकार के रूप में भारत की श्रेष्ठ गणितज्ञों में उनका नाम है। तो उनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था, इस वजह से राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और 21 की थीम जो है वो मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड है। 2022 की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की जो थीम है वो आपकी मैथमेटिक्स यूनिट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल का रुख करते हैं। और अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। यहाँ हमारे सामने नेक्स्ट जो सवाल है मित्रों वो है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का प्रतिवर्ष जो है वो आयोजन कब किया जाता है? ये सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष कब किया जाता है? तो 14 मार्च को, 15 मार्च को, 16 मार्च को, कितने मार्च को इसका आयोजन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 16 मार्च जो है, 16 मार्च को कार्यक्रम भी आज देश भर में इस पर आयोजित होने वाले हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर। और राजस्थान में भी बहुत सारे इस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो 16 मार्च इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, टीका जो है वो अपन वैक्सीनेशन जिसको अपन बोलते हैं उसी के नाम से वैक्सीन के तौर पर जो है इसमें वैक्सीन, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन जो है इसमें प्रदान की जाती है। तो 16 मार्च को टीकाकरण अभियान। और मिशन इंद्रधनुष अभियान अभी चल रहा है 4.0। कौन सा? 4.0 अभियान जो है, मिशन 4.0 जो अभियान है वो इंद्रधनुष नाम से चल रहा है। और इंद्रधनुष योजना का दो संबंध है, एक इंद्रधनुष योजना जो है वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, और एक जो है वो इंद्रधनुष योजना परिवार कल्याण मंत्रालय यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी हुई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोनों ही है। इंद्रधनुष 4.0 आए तो वो ध्यान रखना, उसके 2 फेज हैं। फर्स्ट फेज पहले हुआ, अभी सेकंड फेज जो है उसका चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर हमारे लिए क्या है जरा देखिए मित्रों। यहाँ है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 जो है इसका आयोजन जो है वो 16 से 28 मई 2022 तक किया जाएगा। युविका 2022 है, 16 से लेकर के 28 मई 2022 तक किया जाएगा। वैज्ञानिक कार्यक्रम है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका कार्यक्रम का आयोजन जो इसरो के द्वारा किया जा रहा है मेरे मित्रों। किसके द्वारा? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए स्वामीनाथन जो है, स्वामी सोमनाथन कर दे, सोमनाथन जो है वो इसके क्या हैं? अभी इसरो के चेयरमैन है। सोमनाथन इसरो के चेयरमैन है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है यहाँ पर बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। ये बेंगलुरु कहाँ पर है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक हाल ही में विवाद का विषय बना हुआ ही था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के बाद ये विवाद अब समाप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। कर्नाटक जो है वहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर सकता? ड्रेस कोड से इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर स्कूलों में पढ़ाई करनी है तो ये हिजाब विवाद, दुपट्टा, ये सब जो है ये छोड़िए, ये
कोई बात नहीं है, लेकिन आप ड्रेस कोड जो स्कूल ने लागू किया है या गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया है उसके लिए आप इनकार नहीं कर सकते। डीआरडीओ जो है रक्षा क्षेत्र का श्रेष्ठ संस्थान है, जिसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो चलिए यहाँ पर जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के प्रमुख हैं। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिए मित्रों, ये है हमारा अगला सवाल। सवाल में है कैटलिन नोवाक को किस देश की प्रमुख महिला राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुना गया है, यह आपको बताना है। कैटलिन नोवाक नाम है इनका, कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक जो है, इनको किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया। अभी अभी हाईकोर्ट एलडीसी में प्रथम महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की जो है कमला हैरिस पर सवाल आया, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। कैटलिन नोवाक किस देश की हाल ही में प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो हंगरी जो देश है मेरे मित्रों, कौन सी है, हंगरी देश, उस हंगरी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के तौर पर इनको चुना गया। अभी हाल ही में हमने नीदरलैंड के बारे में भी बात की है। नीदरलैंड जो है यहाँ पर भारत की शेफाली जो है, भारत की क्या है, शेफाली, भारत की शेफाली जो है, इसको क्या किया गया, अमेरिका के जो बाइडेन जो है, इन्होंने क्या किया है, राजदूत नियुक्त किया है। बाइडेन ने राजदूत इनको बनाया है। बाइडेन ने शेफाली को कहाँ पर अपना देश का या अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है, तो इसको नीदरलैंड में शेफाली को नियुक्त किया है। अमेरिका हम जानते हैं, जापान में टोक्यो ओलंपिक का क्या हो चुका है, आयोजन हो चुका है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उस पर लगातार परीक्षा में सवाल अब तक आ रहे हैं और आते रहेंगे कम से कम 1 वर्ष तक आगे तक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिएगा। ये नीदरलैंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ नॉर्थ सी है, ये नॉर्थ सी का इलाका पूरा का पूरा है, नॉर्थ सी है, और यहाँ आपका नीदरलैंड है जो जर्मनी के साथ और बेल्जियम के साथ सीमा क्या करता है, साझा करता है। यहाँ पर आपका जर्मनी है और इधर क्या है, बेल्जियम है, और उत्तरी सागर के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जरा देखिए क्या है और क्या हमें इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। कोविड-19 के बाद आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने, कौन सा ऐसी राज्य सरकार है जिसने आईटी जो है, इस आईटी कॉरिडोर व आईटी हब स्थापित करने का फैसला किया है, ऐसे राज्य का आपको नाम बताना है। राज्य कौन सा है जिसने आर्थिक रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर और सूचना प्रौद्योगिकी हब स्थापित करने का फैसला किया है। तो ध्यान रखिए मेरे मित्रों, इसका सही जवाब जो है वो क्या है, केरल सरकार है। केरल हाईकोर्ट में अभी चर्चा में इसलिए आई कि यहाँ पर एक महिला पीठ का गठन किया गया था 8 मार्च को। महिला पीठ जो है, महिला पीठ का भी गठन कहाँ पर किया गया था, तो महिला पीठ का गठन यहाँ पर किया गया था। 3 महिला पीठ जो है, 3 महिलाओं की एक पीठ की स्थापना यहाँ पर हाईकोर्ट में किए गए थे। तो पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कहाँ आयोजित होगा, तो भगत सिंह के गांव में इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेंगे अभी इसका फैसला होली के बाद होगा। और कर्नाटक मैंने बता ही दिया आप लोगों को सारी बात कर्नाटक के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जरा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कर्नाटक के बारे में बात कर रहे थे, उससे सही जवाब हमारा आईटी कॉरिडोर और आईटी हब का था, वो केरल था, ये ध्यान रखना। तो हमें बात केरल के बारे में कर लेनी चाहिए। केरल कहाँ पर है, जरा आइए केरल जी, ये हमारा केरल है भाई। इस केरल को जरा देखिएगा। केरल की सीमा एक तरफ जहाँ कर्नाटक से लगती है, दूसरी ओर यहाँ तमिलनाडु से, और फिर एक तटीय सीमा, यानी 2 ही भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है केरल। लेकिन ध्यान रखना केरल का जो हाई कोर्ट है वही हाई कोर्ट किसका है, लक्षद्वीप का है। और लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो उनकी ज़्यादा संस्कृति किससे मिलती हुई है, केरल से मिलती हुई। केरल से ही अधिकांश लोग जाकर कहाँ रहने लगे हैं, लक्षद्वीप। तिरुअनंतपुरम जो है यहाँ की क्या है, राजधानी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तिरुअनंतपुरम, यहाँ पर कावारत्ती पड़ती है जो कि लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी है। तो ये केरल किसके साथ सीमा, कर्नाटक के साथ, इसके अलावा किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। तिरुअनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ लक्षद्वीप का जो कोर्ट है वो केरल का हाई कोर्ट है, वही लक्षद्वीप का है। और लक्षद्वीप के ज़्यादा संस्कृति किन लोगों से मिली है, केरल लोगों से मिली है, और कावारत्ती लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर हमारे सामने क्या है, जरा देखिए। 10वां सवाल जो मेरे मित्रों वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उस पर बातचीत करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहला चाइल्ड बजट जो पेश किया है, अभी हाल ही में एक राज्य है जिसने चाइल्ड बजट पेश किया है,
उस राज्य का आपको क्या बताना है, नाम बताना है कि भाई वो राज्य कौन सा है जिसने ऐसा कारनामा कर दिया है, चाइल्ड बजट जैसा कदम उठा दिया है। यानी बच्चों के लिए पहला राजस्थान में जेंडर बजट हो चुका है, राजस्थान में पहला कृषि बजट हो चुका है, कृषि बजट राजस्थान में पेश किया गया। अभी राजस्थान का पहला कृषि बजट था, ये ध्यान रखना। कृषि बजट जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया गया, तो राजस्थान में कृषि बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसे टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं, उसने अपना पहला जो है वो क्या किया है, पहला चाइल्ड बजट जो है वो अभी हाल ही में प्रस्तुत किया। राजस्थान ने कौन सा बजट प्रस्तुत किया, राजस्थान ने अपना कृषि बजट जो है वो पहला प्रस्तुत किया और अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया। अभी बिहार के पटना से एक खबर आई जो है वो, पटना यहाँ की राजधानी है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ विधानसभा के 100 वर्ष जो हैं वो स्थापना के शताब्दी वर्ष इन्होंने मनाई, लेकिन पटना में नीतीश कुमार जी का कल एक रूप सामने आया जिसमें वो विधानसभा के अध्यक्ष को ही क्या कर रहे हैं, यानी संविधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये है एक विवाद का विषय बन गया और ये विवाद जो है वो आगे मीडिया तक पहुंच गया। फिर इसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा में भुवनेश्वर यहाँ की क्या है, राजधानी है। भुवनेश्वर यहाँ की क्या है, राजधानी है। और यहाँ नवीन पटनायक जो है उनकी बीजू जनता दल की यहाँ क्या है, सरकार है। चलिए, यहाँ भुवनेश्वर जो शहर है वो स्मार्ट सिटी शहरों में भी क्या है, शामिल है। आगे बात करते हैं। सही जवाब मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो भी कहाँ से, मध्य प्रदेश से आते हैं। टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान जो है वो बनी हुई है। चलिए, अब मध्य प्रदेश के बारे में भी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को देखते हैं भाई, मध्य प्रदेश किसके साथ सीमा बनाता है और कौन कौन सी सीमा इसकी लगती है। ये देखिए मध्य प्रदेश आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश से लगती है, एक तरफ किससे लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा जो है वो साझा हो रही है, आप लोगों को एकदम स्पष्ट नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा जो है वो लग रही है। इसके अलावा राजस्थान के साथ भी इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र के साथ भी इसकी सीमा लगती है, इधर गुजरात के साथ भी इसकी सीमा लगती है, इधर छत्तीसगढ़ के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो ये वो राज्य हैं जिनके साथ इसकी सीमा स्पर्श होती है। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, राजस्थान है, इसके अलावा गुजरात है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो है उसके साथ सीमा साझा करता है। भोपाल यहाँ की क्या है, राजधानी है। और इंदौर जो है वो लगातार स्वच्छ शहर यहाँ का क्या है, बना हुआ है, जो स्वच्छता की पहचान जो है वो बनाए हुए। राजस्थान के जयपुर की जो नगर निगम है, जयपुर नगर निगम जो है इसकी महापौर अभी थोड़े दिन पहले इंदौर जो है वहाँ पहुंची थी। स्वच्छता का संदेश किस प्रकार हम भी ग्रहण कर सकते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए। चलिए जरा मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या होगा। तो आज की क्लास में हमारे इतने ही सवाल जो हैं वो महत्वपूर्ण है। मैंने इतिहास और जो हैं उसके सवाल यहाँ किसी वजह से ऐड नहीं हो पाए हैं, तो वो अगली क्लास में मैं ऐड कर दूंगा। एक इतिहास और किसके जो साइंस के सवाल हैं वो भी मैंने इसमें शामिल करने चाहे थे, इतिहास और विज्ञान से रिलेटेड। विज्ञान में भी स्वास्थ्य जो से संबंधित जो विज्ञान है, जिसमें हम शरीर से संबंधित जो प्रैक्टिकल बातें हैं उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनको शामिल करते हैं। तो आज वो यहाँ ऐड हो नहीं पाए, अगली क्लास में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सुझाव जरा बताइए क्या कंप्यूटर के भी सवाल इसमें शामिल करने चाहिए। मैं कंप्यूटर की भी कोशिश करूँगा इसमें शामिल हो जाए, और प्लस करंट अफेयर्स की रिवीजन जो है वो भी इसके साथ शामिल हो जाए। और रिवीजन राजस्थान पुलिस, राजस्थान क्या है, राजस्थान पुलिस, और इसके अलावा जो वीडियो मेंस है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं मित्रों कि आपको अलग से रिवीजन क्लास उपलब्ध कराऊं। अगर आपको ये सुझाव ठीक लगे तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं, आपका ज़रूर इसमें सहायता की जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों।